हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। आज अपनी ये थर्ड क्लास रहेगी रिलेटेड टू एचएसएससी लैब टेक्नीशियन सिलेबस। टॉपिक जो रहेंगे आज हम कवर करेंगे पेरिफेरल ब्लड फिल्म, स्टेनिंग, डीएलसी और नॉर्मल रेंजेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन। जो भी हम पीबीएफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म का एग्जामिनेशन करते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, क्यों हम पीबीएफ एग्जामिनेशन करते हैं। ऑप्शन क्या है, टू मेजर ब्लड प्रेशर, टू आइडेंटिफाई अबनॉर्मेलिटी इन रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल, टू डिटरमाइन ब्लड टाइप या फिर टू असेस किडनी फंक्शन। तो होता क्या है, पीबीएफ यानी कि पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जिसमें हम क्या करते हैं, स्मीयर प्रिपेयर करते हैं किसका, ब्लड का। और ब्लड के अंदर क्या अपने पास ब्लड सेल्स हैं, तो उनकी मोर्फोलॉजी हम चेक करते हैं इसका यूज करके। तो ब्लड प्रेशर को हम नहीं पता लगा सकते भाई, ब्लड प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है इससे, ना ही किडनी फंक्शन ऐसे का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, ब्लड का टाइप जो है वो भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग से हम करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग से हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं ब्लड के टाइप का, ना कि समीर को देख करके। समीर को देख करके हम क्या पता लगा सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल हमारे ब्लड में है वो नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है, या फिर उसकी शेप में कोई चेंज है या नहीं है, कम है या ज्यादा है, ये हम पता लगा सकते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल का भी हम पता लगा सकते हैं कि वो अबनॉर्मल है या नॉर्मल। तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा अपने पास ऑप्शन बी। होता क्या है देखो, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जो हम ब्लड सैंपल लेंगे उसका एक स्मीयर बनाते हैं हम स्लाइड के ऊपर, क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर। क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर हम क्या करते हैं, पीबीएफ बनाते हैं, पेरिफेरल ब्लड फिल्म बनाते हैं। वो दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन से दो टाइप, पहला रहेगा अपने पास थिन और दूसरा रहेगा थिक। थिन जो रहेगा वो हम ब्लड सेल काउंट के लिए करते हैं। ब्लड सेल काउंट के लिए हम कौन सा स्मीयर बनाएंगे, थिन। थिक कब बनाते हैं, थिक हम बनाते हैं पैरासिटिक इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, यानी कि पैरासाइट की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, टू चेक प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स की प्रेजेंस अगर पता लगानी है तो हम थिक स्मीयर बनाते हैं। लेकिन अगर हमको पता लगे कि इस थिक स्मीयर में पैरासाइट प्रेजेंट है, तो स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरासाइट, तो स्पीसीज जो आइडेंटिफाई करेंगे वो हम थिन से ही करेंगे। ठीक है, नॉर्मली अगर हमको पता लगाना है पैरासाइट प्रेजेंट है या नहीं तो थिक समीर बनाएंगे, लेकिन उसकी स्पीसीज को अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, थिन ब्लड स्मीयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जो थिन समीर बनाएंगे, थिन समीर जो बनाएंगे कैसे बनाते हैं, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है 3:1 रेशो में इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है। जैसे ये स्लाइड जो होती है अपनी ग्लास स्लाइड, इसकी जितनी ये लंबाई रहेगी, मान लेते हैं 75 mm है, तो इसकी ये चौड़ाई जो रहेगी वो जनरली 25 mm, यानी कि 3:1 रेशो में ये होती है। करते क्या, सबसे पहले एक ब्लड की ड्रॉप रखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, स्प्रेडर लेंगे। स्प्रेडर क्या है, दूसरी ग्लास स्लाइड हो सकती है जिसकी क्लीन एजेस रहेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर अपनी उस स्प्रेडर को रखेंगे। ठीक है, इस ड्रॉप के एक तरफ। ठीक है, इस ड्रॉप के एक साइड रखने पर हम क्या करेंगे, इस स्प्रेडर का कांटेक्ट बनाएंगे इस ड्रॉप के साथ। ड्रॉप के साथ जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ड्रॉप यहाँ पर पूरी स्लाइड में फैल जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस स्प्रेडर को एक बार पीछे की तरफ खींचेंगे। पीछे की तरफ खींचेंगे तो वो जो अपने पास ब्लड की ड्रॉप थी उसका कांटेक्ट पूरा अच्छे से यहाँ तक बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, स्प्रेडर को एकदम से एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे की तरफ लेकर के जाते हैं। ये अपने पास प्रोसीजर होता है कि कैसे हम जो है अपनी फिल्म बनाते हैं। जो फिल्म जो बनेगी, ब्लड फिल्म जो बनेगी, उसके तीन पार्ट होते हैं। पहला रहेगा हेड, दूसरा बॉडी और तीसरा टेल। ठीक है, तो मेन पार्ट जो रहेगा वो रहेगा अपने पास बॉडी। मेन पार्ट कौन सा है, बॉडी वाला रहेगा। ठीक है, ब्लड सेल काउंट जो किया जाता है, ब्लड सेल काउंट वो जनरली बॉडी वाले हिस्से में ही किया जाता है, या फिर कहां पर किया जाता है, जंक्शन ऑफ बॉडी एंड टेल। तो अगर पूछ लिया जाए भी हम डीएलसी का कौन से हिस्से में करेंगे, ठीक है,
डीएलसी जो है, डीएलसी कहां पर की जाती है, तो बॉडी और टेल का जो जंक्शन रहेगा इस वाले एरिया में हम क्या करेंगे, डीएलसी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एक ब्लड फिल्म जब बनाई जाएगी उसके तीन हिस्से रहेंगे, हेड, बॉडी और टेल। तो एक ब्लड फिल्म जो बनाई जाएगी जिसको हम गुड बोलेंगे, कैसी होनी चाहिए वो, तो सबसे पहले आइडियल अपने पास आपको याद रखना है, आइडियल समीर किसको बोलेंगे, आइडियल समीर की शेप कैसी होती है, तो ये होती है अपने पास टंग शेप। कैसी होती है, टंग शेप होती है। टंग शेप की जो बनेगी समीर उसको हम आइडियल समीर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक ग्लास स्लाइड है तो इसके ऊपर जैसे कि ऐसे टंग बनी हो, ठीक है, ऐसे टंग शेप जो अपने पास टंग शेप वो आइडियल समीर माना जाता है। उसके साथ साथ क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड ब्लड फिल्म की, तो इट शुड नॉट कवर द इंटायर सरफेस ऑफ स्लाइड। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी स्लाइड अपने समीर के साथ ढकी हो। ठीक है, इट शुड बी स्मूथ और इवन अपीयरेंस। स्मूथ होना चाहिए और इवन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कहीं कहीं कट लग रखे, कट हमको दिख रहे हैं, धब्बे दिख रहे हैं, तो इवन अपीयरेंस उसकी होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम वेव्स और होल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हमने समीर बना यहाँ पर होल्स हो गए, मतलब कि हमने ब्लड को स्प्रेड किया और यहाँ से ब्लड एकदम से गायब भी हो गया, होल बन गया यहाँ पे, या फिर वेव्स बन गई। जैसे हम क्या करें, इसको स्प्रेड कर रहे थे तो एकदम से रुक गए, यहाँ पे रुक गए, फिर थोड़ा आगे रुके, ऐसे रुकना नहीं है। एक ही स्पीड से हम क्या करेंगे, इस समीर को बनाने का काम करेंगे। इट शुड नॉट हैव इरेगुलर टेल्स। ठीक है, जो टेल जो बनेगी वो इरेगुलर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ है कि गुड फिल्म की क्वालिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो थिकनेस रहेगी ब्लड फिल्म की, थिकनेस जो रहेगी वो जनरली 10 टू 20 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगी, प्रेशर के ऊपर, स्पीड के ऊपर और एंगल बिटवीन स्प्रेडर एंड स्लाइड। तो जब भी हम स्प्रेडर के साथ स्प्रेड करेंगे ब्लड को, हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, कितनी स्पीड से हम उसको एकदम से फैला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, और जो एंगल रहेगा स्प्रेडर और स्लाइड के बीच उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल जो रहेगा स्प्रेडर और स्लाइड के बीच कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक, 30 डिग्री से 45 डिग्री तक आइडियल। अगर पूछ लिया जाए और ये रेंज नहीं दे रखी तो 30 डिग्री आपको टिक करना है। ठीक है, एंगल इज चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री इन केस ऑफ, अब हमने बोल दिया कि एक रेंज है 30 टू 45 या फिर 30 डिग्री मान के चलते हैं आइडियल। क्या होगा, एंगल को हम 30 डिग्री से चेंज कर सकते हैं कब, जब या तो अनीमिया की कंडीशन हो या फिर पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन हो। अब कौन सी कंडीशन में एंगल कम करेंगे, कौन सी कंडीशन में ज्यादा करेंगे। अब अनीमिया अगर है, अनीमिया तो रेड ब्लड सेल यहाँ पर कम है, यानी कि अपना ब्लड जो डाइल्यूट है, हम बोल सकते हैं ना कि डाइल्यूटेड टाइप का है क्योंकि इसके अंदर सेल कम है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एंगल को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो मान लेते अपने पास ये अपने पास ग्लास स्लाइड थी और ये एंगल था 30 डिग्री, किसके लिए, नॉर्मल स्लाइड बनाने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक है, किसके केस में, अनीमिया के केस में। लेकिन पॉलीसाइथीमिया के केस में हम इसको कम कर देंगे, लेस देन 30 डिग्री कर देंगे। ठीक है, और अनीमिया के केस में मोर देन 30 कर देंगे। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया जो रहेगा अपने पास उस केस में अपने रेड ब्लड सेल काउंट ज्यादा रहेगा और उसकी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एंगल को कम कर देंगे। एंगल कम कर देंगे तो आरबीसी को अच्छे से फैलाएगा। ठीक है, यानी कि एंगल कम करेंगे तो नैरो बनेगा, एंगल कम करेंगे तो नैरो बनाने का काम करेगा और इंक्रीज कर देंगे तो वाइडर रेंज कवर होगी इसमें, और जो अपने पास समीर जो हो प्रॉपर थिकनेस का रहेगा। ठीक है, प्रॉपर थिकनेस को मेंटेन करने के लिए ही हम एंगल को यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। अनीमिया के केस में ब्लड डाइल्यूटेड सा दिखेगा तो उसको इंक्रीज इसीलिए किया जाता है ताकि ब्लड फिल्म की थिकनेस वही रहे जो हमको चाहिए। पॉलीसाइथीमिया के केस में हम डिक्रीज कर देंगे अपनी थिकनेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये दोनों केस याद रखने हैं, अनीमिया के केस में एंगल को बढ़ा देंगे और पॉलीसाइथीमिया के केस में एंगल को घटा देंगे। उसके बाद जब हम एक बार समीर बना लेते हैं उसके बाद हम उसको स्टेन करते हैं। ठीक है, स्टेन करके ही हम क्या करते हैं, सेल को देखते हैं कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो अगर पूछ लिया जाए यूनिवर्सल स्टेन जो कि हम यूज करते हैं ब्लड फिल्म के ऊपर, तो आंसर रहेगा रोमानोव्स्की स्टेन। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट वाइडली पूछ ले, यूनिवर्सल स्टेन पूछ ले, किसके लिए, ब्लड फिल्म के लिए, तो आंसर रहेगा रोमानोव्स्की स्टेन।
जो रोमनोस की स्टेन है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, एक रहेगा एज्योर बी और दूसरा रहेगा इयोसिन वाई। एज्योर बी, एज्योर बी कैसा पार्ट होता है, बेसिक, और इयोसिन वाई जो वो कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, यहाँ पर इनके केमिकल नाम भी दे रखे हैं, ट्राई मिथाइल थायोनाइन और टेट्राब्रोमोफ्लोरोसिन। ठीक है, याद रहे, ठीक है, इसको छोड़ो। मेन क्या याद रखना है, रोमनोस की स्टेन जो उसके दो कंपोनेंट है, पहला एजोर बी, दूसरा इयोसिन वाई। एजोर बी, एजोर बी में बी आ गया तो बी से बेसिक, यानी कि ये बेसिक कंपोनेंट है इस डाई का। जो रोमनोस की स्टेन होती है उसका एक एसिडिक कंपोनेंट है, एक बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, हमेशा होता क्या है, एसिडिक कंपोनेंट जो है वो बाइंड करेगा बेसिक के साथ, यानी कि सेल, जिस सेल को स्टेन करेगा उस सेल का जो बेसिक पार्ट रहेगा उसके साथ। ठीक है, और स्टेन का जो बेसिक पार्ट रहेगा, स्टेन का जो बेसिक कंपोनेंट रहेगा वो बाइंड करेगा सेल के एसिडिक पार्ट के साथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें डाई और सेल की, डाई क्या करेगी, सेल को स्टेन करने का काम करेगी। डाई का जो बेसिक कंपोनेंट रहेगा वो किसको स्टेन करेगा, सेल के एसिडिक कंपोनेंट को, और डाई का जो एसिडिक कंपोनेंट रहेगा वो स्टेन करेगा बेसिक पार्ट ऑफ सेल को। ये कॉमन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल होता है रोमनोस की स्टेन का। ठीक है, ओरिजिनल रोमनोस की स्टेन जो है वो किसका कॉम्बिनेशन अपने पास, मिथाइलिन ब्लू और इयोसिन का जो है कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रोमनोस की स्टेन किसकी बनी होती है, वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा मिथाइलिन ब्लू प्लस इयोसिन का। अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आंसर में मिलेगा अपने पास एजोर बी और इयोसिन वाई। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल भी कई बार पूछे जाते हैं कि रोमनोस की स्टेन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है या कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो रोमनोस की स्टेन के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, लिसमैन स्टेन, जिम्सा स्टेन, राइट स्टेन, फील्ड स्टेन, जेनर स्टेन और जेएसबी स्टेन। ठीक है, जेएसबी स्टेन, ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये रोमनोस की स्टेन के एग्जाम्पल रहेंगे। सभी का प्रिंसिपल एक है कि इनके अंदर एक कंपोनेंट बेसिक है और एक एसिडिक है। एसिडिक बेसिक वाले के साथ बाइंड करेगा और बेसिक एसिडिक वाले के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए सिंपलेस्ट रोमनोस की स्टेन कौन सी है, सिंपलेस्ट तो वो रहेगी जेनर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अगर पूछ ली जाए तो वो रहेगी जिम्सा। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनमें से भी मोस्टली जो यूज रहेगी वो कौन सी रहेगी, लिसमैन रहेगी। कौन सी रहेगी, लिसमैन रहेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्टली लिसमैन यूज करेंगे हम। उसके बाद रोमनोस की स्टेन या फिर लिसमैन स्टेन जो हम यूज करते हैं वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच। तो कितना पीएच हम रखते हैं ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ब्लड सेल की मोर्फोलॉजी की, अगर हमको ब्लड सेल की मोर्फोलॉजी चेक करनी है या फिर ब्लड सेल काउंट करना है तो उस केस में पीएच रखेंगे 6.8। कितना रखेंगे, 6.8 रखेंगे। लेकिन अगर हमको पैरासाइट डिटेक्ट करनी है, अगर मलेरिया का डिटेक्शन करना है या कोई दूसरे पैरासाइट का पता लगाना है तो उस केस में अपना पीएच कितना रखेंगे, 7.2 रखेंगे। ठीक है, तो ये पीएच जरूर याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है ये। पैरासाइट अगर डिटेक्शन करना तो उस केस में हम क्या करेंगे, पीएच को बढ़ा देंगे, 7.2 पीएच लेंगे। नॉर्मल ब्लड सेल काउंट के लिए 6.8 पीएच यूज करते हैं। उसके बाद क्या देखो दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, पहला रहेगा एजोरबी और दूसरा रहेगा इयोसिन। ठीक है, एजोर बी जो कि क्या है, बी से मैंने बताया था बेसिक। ठीक है, एजोर बी में बी आ गया तो इसको याद रखना आपको, ये बेसिक कंपोनेंट है। तो ये बाइंड करेगा किसके साथ, एसिडिक कंपोनेंट के साथ। ठीक है, और जो एसिडिक कंपोनेंट रहेंगे सेल के वो कौन से रहेंगे, डीएनए आरएनए रहेंगे। ठीक है, एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड। कौन से हैं, आरएनए और डीएनए। पाए कहां पर जाते हैं, न्यूक्लियस में। तो हम सिंपली कह सकते हैं न्यूक्लियस को स्टेन करने का काम कौन करेगा, एजोरबी करेगा। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम कह सकते हैं कि एजोरबी है जो एसिडिक और अनायनिक मॉलिक्यूल को स्टेन करने का काम करेगा। बोल सकते हैं ना ऐसे। दूसरा अपने पास इयोसिन। इयोसिन किसको बाइंड करेगा, क्योंकि ये एसिडिक है तो ये बेसिक पार्ट को स्टेन करेगा।
बेसिक पार्ट क्या होता है अपने सेल के अंदर? प्रोटीन्स, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। क्यों? साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। बेसिक पार्ट और बेसिक पार्ट के ऊपर कैसा चार्ज है? यहाँ पे कटायनिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो सिंपली आपको याद रखना है एजोर बी जो कि बेसिक है वो डीएनए को या फिर न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, ठीक है। दूसरा है अपने पास इयोसिन। इयोसिन खुद क्या है? एसिडिक है, तो ये बेसिक के साथ करेगा। बेसिक क्या अपने पास? प्रोटीन या फिर साइटोप्लाज्म। तो ये हमेशा याद रखना आपको, न्यूक्लियस को कौन स्टेन करेगा? एजोर बी, या फिर जो बेसिक पार्ट रहेगा डाई का वही, ठीक है। उसके बाद जो अपने पास इयोसिनोफिल है, जो सेल है इयोसिनोफिल्स, और दूसरी जो अपने पास बेसोफिल्स। देखो इनके नाम से ही क्या पता चलता है? इयोसिनोफिल्स का, फिल्स का मतलब मैंने बताया था लविंग, और इयोसिन का मतलब ये डाई इयोसिन आ गई। तो इस सेल का जो नाम है, इस सेल का जो नाम है उसका मतलब निकला कि ऐसी सेल जो कि इयोसिन डाई से प्यार करती है, ठीक है। इयोसिन लविंग सेल इज नोन एज इयोसिनोफिल, ठीक है। तो अब जो इयोसिनोफिल जो है वो किसके साथ बाइंड करेगी? उसको स्टेन कौन करेगा उसके? तो उसको स्टेन करेगा अपने पास इयोसिन। क्या करेगा? इयोसिन, ठीक है। दूसरा अपने पास बेजोफिल। बेजोफिल मींस बेसिक लविंग। बेसिक लविंग यानी कि बेसिक डाई से इसका लव है, और बेसिक डाई क्या है अपने पास? एजोर्बी। तो ये दोनों बातें याद रखनी है। इयोसिनोफिल जो है उसके अंदर जो अपने पास, या फिर सिंपली कह सकते हैं जो इयोसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स हैं, इयोसिनोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको स्टेन करेगी इयोसिन डाई, ठीक है। और बेसोफिल के जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको स्टेन कौन करेगा? एजोर्बी स्टेन करेगा, ठीक है। नाम से ही आप इसका पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या याद रख सकते हैं? बेसोफिल जो होती हैं वो हिपेरिन को सिक्रीट करने का काम करती हैं। हिपेरिन के अंदर सल्फर भी प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा? एसिडिक के ऊपर। और एसिडिक के साथ बाइंड कौन करेगा? बेसिक डाई। और बेसिक डाई का जो पोर्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? एजोर बी रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। दूसरा, इयोसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स किससे ड्राइव किए जाते हैं? सपरमाइन डेरिवेटिव होते हैं। इसको छोड़ दो, आपको सिंपल याद रखना है कि इयोसिनोफिल के जो ग्रेन्यूल्स है उसके पास एल्केलाइन ग्रुप है। एल्केलाइन ग्रुप मींस बेसिक, और बेसिक ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो किसके साथ बाइंड करेंगे? डाई के एसिडिक कंपोनेंट के साथ। और एसिडिक कंपोनेंट कौन सा है? इयोसिन है। तो किसी भी तरीके से आपको ये सिंपल कंसेप्ट या प्रिंसिपल है जो कि आपको याद कर लेना है, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट, कौन सा पार्ट सेल का है जो जिसको वो स्टेन करेगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जो इयोसिन वाई है और एक अपने पास एजोर बी। एक क्या है? एजोर बी है। इयोसिन वाई जो है ये अपने पास एसिडिक कंपोनेंट है, एसिडिक कंपोनेंट है। एजोर बी जो है ये अपने पास बेसिक कंपोनेंट है। पहली बात ये होगी डाई के बारे में। अब ये स्टेन किसको करेंगे? तो ये स्टेन करेंगे, एसिडिक है तो बेसिक पार्ट को, यानी कि प्रोटीन और साइटोप्लाज्म को, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। दूसरा, एजोर भी किसको स्टेन करेगा? बेसिक पार्ट को। सॉरी, अपोजिट लिख दिया ये। जो अपने पास एजोर भी है एसिडिक कंपोनेंट, वो बेसिक पार्ट को करेगा। हाँ ठीक लिखा है। बेसिक पार्ट कौन सा रहेगा? प्रोटीन और साइटोप्लाज्म रहेगा। और एजोर बी किसको स्टेन करे? एजोर बी कैसा कंपोनेंट है? बेसिक कंपोनेंट, जो कि एसिडिक कंपोनेंट को यानी कि डीएनए और न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, ठीक है। और जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सिंपल दो लाइन आपको याद रखनी है। उसके बाद जो रेट ऑफ बाइंडिंग रहेगी बेसिक डाई की, बेसिक डाई मींस एजोर बी, तो एजोर बी की बाइंडिंग कैपेसिटी या बाइंडिंग रेट जो रहेगी वो डीएनए के साथ सबसे ज्यादा रहेगी, उसके बाद आरएनए के साथ, और उसके बाद हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये ऑर्डर भी आप याद रख सकते हो। डीएनए के साथ सबसे ज्यादा रेट के साथ बाइंड करती है एजोर बी, उसके बाद डीएनए, और उसके बाद हीमोग्लोबिन। उसके बाद है स्टेनिंग प्रोसीजर क्या रहेगा थिन ब्लड फिल्म की। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कैसे रहेगी?
प्रिपरेशन किसकी, लिसमैन स्टेन की, तो 0.2 ग्राम पाउडर्ड लिसमैन डाई जो है उसको हम 100 ml एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल में क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे। तो आपको याद रखना है लिसमैन स्टेन हम किस में प्रिपेयर करते हैं, मिथाइल अल्कोहल में, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एसीटोन। एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल हम यूज करेंगे टू प्रिपेयर लिसमैन स्टेन। 100 ml में कितनी डालेंगे, 0.2 ग्राम। फिर हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 50 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करेंगे। उसके बाद उसको ठंडा किया जाएगा और फिर फिल्टर किया जाएगा। फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करेंगे, प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले ड्रॉप वाइज हम लिसमैन स्टेन को अपनी समीर के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। फिर हम उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कितनी देर के लिए छोड़ देंगे, 2 मिनट के लिए। इस प्रोसेस के दौरान जो अपना समीर हमने बनाया था उसका क्या हो जाएगा, फिक्सेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड फिल्म जो रहेगी, ब्लड फिल्म या समीर जो रहेगा उसको हम कैसे फिक्स करते हैं, तो उसको हम अल्कोहल से फिक्स करते हैं। अल्कोहल आ जाए ऑप्शन में या मिथेनॉल आ जाए, ठीक है। तो हम किसके साथ फिक्स करते हैं, अल्कोहल या मिथेनॉल के साथ फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना, हमको बफर्ड वाटर डालना है। बफर्ड वाटर यही हमको पीएच प्रोवाइड करवाएगा। जो अभी हम पीएच की बात कर रहे थे ना कि ब्लड सेल काउंट के लिए तो हम रखेंगे 6.8 और पैरासाइट के लिए हम कितना रखेंगे, 7.2। तो ये बफर्ड वाटर जो है यही इस पीएच को मेंटेन करेगा। फिर हम क्या करेंगे, जितनी ड्रॉप लिसमैन स्टेन की डालेंगे उससे डबल नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्या करेंगे, हम बफर्ड वाटर की डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको हम क्या कर देंगे, 8 मिनट के लिए रख देंगे। फिर हम उसको वॉश कर देंगे और उसको ड्राई करने के बाद हम एग्जामिन करेंगे अंडर ऑयल इमर्जन लेंस, ठीक है। 100x पे हम उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे और हम पता लगाएंगे कौन कौन से टाइप की और कितनी कितनी सेल हमारे ब्लड सैंपल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब हम इनको एग्जामिन करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम इनको देखेंगे तब हमको ये वाली सेल जो है डीएलसी में देखने को मिलेगी। आज का अपना टॉपिक क्या है, डीएलसी, दैट इज डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो डीएलसी की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी के अंदर हम ल्यूकोसाइट के जो डिफरेंट टाइप है उनको काउंट करेंगे। डीएलसी यानी कि ल्यूकोसाइट जो है उसके 5 पार्ट होते हैं। ल्यूकोसाइट को 5 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहली रहेगी न्यूट्रोफिल, उसके बाद दूसरी रहेगी लिम्फोसाइट, तीसरी मोनोसाइट, चौथी इओसिनोफिल और पांचवी बेसोफिल। इन सभी में से जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये दोनों जो होती हैं ये होती अपने पास ए ग्रेनुलोसाइट। ये कौन सी होती हैं, ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं, यानी कि इनकी सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, देखो न्यूट्रोफिल में डॉट डॉट आप देख पा रहे हो साइटोप्लाज्म के अंदर, इओसिनोफिल के अंदर भी ये डॉट आप देख पा रहे हो। ये दीज आर क्या है, दीज आर ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ये ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। उनके अलावा दो जो रहेंगी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, दीज आर ए ग्रेनुलोसाइट, मींस इनके अंदर ग्रेन्यूल्स जो है वो अब्सेंट रहेंगी। मोर्फोलॉजी आप देख सकते हो कौन सी सेल किस टाइप की दिखती है। सेल का डायमीटर जो रहेगा न्यूट्रोफिल का रहेगा 12 से 15 तक। लिम्फोसाइट जो रहेगी दो टाइप की होती है, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल लिम्फोसाइट जब भी हम उसमें देखेंगे अपने फिल्म के अंदर तो उसका साइज कंपेरेबल होता है रेड ब्लड सेल के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। अप्रोक्सीमेट तो कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सेल है जिसका साइज लगभग रेड ब्लड सेल जितना होता है, तो स्मॉल लिम्फोसाइट का, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्मॉल लिम्फोसाइट को कंफर्म करने के लिए हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो उसका साइज हम रेड ब्लड सेल के साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद मोनोसाइट जो कि लार्जेस्ट सेल होती है अपने ब्लड के अंदर, ठीक है। ब्लड के अंदर लार्जेस्ट सेल जो रहेगी, लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट कौन सी रहेगी, मोनोसाइट रहेगी, जिसका साइज 12 से 20 माइक्रोमीटर रहेगा। इओसिनोफिल का 12 से 15 रहेगा और बेसोफिल का भी 12 से 15 रहेगा। यानी कि इन जनरल अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट का साइज रहेगा 12 से 15 माइक्रोमीटर,
मीटर तक, जिसमें स्मॉल लिम्फोसाइट जो रहेगी उसका रेड ब्लड सेल के अप्रोक्सीमेट रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं 10 to 12 माइक्रोमीटर रहेगा। और मोनोसाइट जो सबसे बड़ी है उसका साइज अप टू 20 माइक्रोमीटर देखा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी व्हाइट ब्लड सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस के 2 से 5 लोब देखने को मिलते हैं। देखो ये लोब है, 1 2 3, ठीक है। तो 2 से लेकर 5 लोब तक देखने को मिले, ऐसी कौन सी सेल है? न्यूट्रोफिल है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, जो साइटोप्लाज्म रहेगा न्यूट्रोफिल का, वो पिंक और वायलेट ग्रेन्यूल्स के साथ भरा हुआ होता है। लिम्फोसाइट की क्या खास बात है, जो जितनी भी सेल रहेगी, जितनी सेल की वॉल्यूम रहेगी, उसका मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो कवर कर लिया जाता है न्यूक्लियस के द्वारा। तो यहां पर पेरिफेरल रिम देखने को मिलेगा, पेरिफेरल रिम ऑफ बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म, और ग्रेन्यूल्स क्या रहेंगे? अब्सेंट रहेंगे, ठीक है। ग्रेन्यूल्स क्या रहेंगे? अब्सेंट रहेंगे। तो अगर करेक्टरिस्टिक दी जाए क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी सेल है जिसमें हमको पेरिफेरल रिम ऑफ बेसिक साइटोप्लाज्म देखने को मिले, तो कौन सी सेल है? लिम्फोसाइट। तो देखते ही समझ जाना कि अगर चारों तरफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है न्यूक्लियस की, यानी कि न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वो रहेगी अपने पास लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो रहेगी, मोनोसाइट के बारे में क्या याद रखना है, ये सबसे बड़ी सेल है, ठीक है। और लाइट बेसोफिलिक जो इसका साइटोप्लाज्म रहेगा, और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स में कंटेन फाइन ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स। वैसे ये ए ग्रेनुलोसाइट होती है, ये पॉइंट आप छोड़ देना, ठीक है, फाइन ग्रेन्यूल्स, लेकिन यानी दीज आर ए ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। उसके बाद इयोसिनोफिल जो रहेगी उसके पास क्या मिलेगा? बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा, और बेसोफिल के पास भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा। जो ग्रेन्यूल्स रहेंगे इयोसिनोफिल के, वो रहेंगे क्रिम्सन रेड ग्रेन्यूल्स, क्रिम्सन रेड ग्रेन्यूल्स, और बेसोफिल के रहेंगे पर्पलिश ग्रेन्यूल्स। तो इस पूरी स्लाइड से क्या क्या क्वेश्चन है, देखो। सबसे पहले 2 to 5 लोब्ड सेल कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। सबसे बड़ी सेल कौन सी है? मोनोसाइट है। आरबीसी से कौन सी कंपेयर की जा सकती है? स्मॉल लिम्फोसाइट की जा सकती है, ठीक है। फिर ग्रेन्यूल्स के कलर आपको याद रखने हैं। जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के रहेंगे पिंक और वायलेट, पिंक और वायलेट। इयोसिनोफिल के रहेंगे क्रिम्सन रेड, और बेसोफिल के रहेंगे पर्पल, ठीक है। यहां तक कंप्लीट है। उसके बाद आते अपने पास नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज जो रहेगी, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल जो है वो रहेगी न्यूट्रोफिल। तो मोस्ट अबंडेंट अगर पूछ ली जाए, मोस्ट अबंडेंट सेल, सबसे ज्यादा परसेंटेज व्हाइट ब्लड सेल के अंदर किसकी मिलेगी? न्यूट्रोफिल की मिलेगी। सबसे कम किसकी मिलेगी? बेसोफिल की बनेगी, 0 से 1%, ठीक है। और ये बाकी किस किस की दे रखी है? दूसरे नंबर पे रहेगी लिम्फोसाइट, तीसरे पे रहेगी अपने पास मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल और बेसोफिल। यानी कि ऑर्डर ही दे रखा है एक तरीके से, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर ऑर्डर पूछा जाए, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, और सबसे कम बेसोफिल, ठीक है। इस तरीके का ये परसेंटेज का ऑर्डर बनेगा डीएलसी में। उसके बाद एब्सोल्यूट काउंट भी अगर याद कर सकते हो तो, नहीं तो परसेंटेज से आप इसको निकाल सकते हो। एब्सोल्यूट काउंट जो रहेगा न्यूट्रोफिल का, वो रहेगा 2000 से 7500 तक। टोटल टीएलसी का जो नॉर्मल रेंज पड़ी थी हमने, वो था 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। उसमें से सबसे ज्यादा सेल पाई जाएगी न्यूट्रोफिल, 2000 से लेकर 7000 तक। लिम्फोसाइट 1500 से लेकर 4000 तक। मोनोसाइट 200 से लेकर 800 तक। इयोसिनोफिल 40 से लेकर 400 तक, और बेसोफिल 10 से लेकर 100 तक, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेंज आपको जरूर याद रखनी है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार इसकी टेबल बना के याद करोगे तो साथ के साथ याद हो जाएगी, ठीक है। परसेंटेज का ऑर्डर जरूर याद रख लेना, अगर एग्जैक्ट परसेंटेज याद ना रहे तो। तो अभी हमने देख लिया कि कौन सी सेल किस टाइप की दिखती है, कैसा उसका साइज है, किस कलर के उसके ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से सेल को पहचानना सीख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो स्लाइड थी, अपना समीर जो है, उसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर एग्जामिन करेंगे। डीएलसी करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने पेरिफेरल ब्लड फिल्म को एग्जामिन करेंगे। किस पोर्शन को करेंगे, तो बॉडी टेल जंक्शन को,
बॉडी टेल जंक्शन जो है वहां से हम क्या करेंगे, डीएलसी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे, ठीक है। और इस पैटर्न में करेंगे, जैसे हॉरिजॉन्टल, फिर डाउनवर्ड, फिर बैकवर्ड उसी डायरेक्शन में। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वहां पर एग्जामिन करते चलेंगे और क्या करेंगे, 100 बॉक्सेस बनाएंगे 10 बाई 10, ठीक है। 10 रो 10 कॉलम की एक टेबल बनाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे तो जो भी सेल हमको दिखेगी वो हम यहाँ पे नोट करते चलेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना स्टार्ट किया, माइक्रोस्कोप को सेट किया, तो सबसे पहले लिम्फोसाइट दिखी तो एल लिख दिया, पॉलीमॉर्फिक सेल यानी कि न्यूट्रोफिल दिखी तो पी लिख दिया। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी सेल दिखती रहेगी उसको कंप्लीट करेंगे और 100 तक हम क्या कर देंगे, इस टेबल को फुल भर देंगे। 100 सेल हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कि हमने जो जो 100 सेल देखी है वो किस किस टाइप की थी। तो बाद में हम क्या करेंगे, डीएलसी के रिजल्ट निकाल लेंगे कि यहाँ पर पी कितने हैं, एल कितने हैं, एम कितने हैं, और उसके बाद इयोसिनोफिल कितने हैं और बेसोफिल कितने हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास डीएलसी के रिजल्ट कि कितने परसेंट है। डीएलसी परसेंटेज में हम बताएंगे कि कितने परसेंट अपने पास पॉलीमॉर्फिक सेल है यानी कि न्यूट्रोफिल है, कितनी लिम्फोसाइट है, कितनी मोनोसाइट, कितनी इयोसिनोफिल और कितनी बेसोफिल। तो ये यहां से अपने पास क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे। फिर उस रिजल्ट को हम इस टेबल से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि अपना जो डीएलसी है वो नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल अब नॉर्मल का क्या सीन रहेगा, क्योंकि इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसीलिए तो हम डीएलसी कर रहे हैं, है ना, इसीलिए कर रहे हैं। जैसे अगर न्यूट्रोफिल्स का एब्सोल्यूट काउंट अगर मोर देन 7,500 पर माइक्रोलीटर से ज्यादा मिलेगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। तो सबसे पहली बात, डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट इज नोन एज न्यूट्रोफिलिया। और अगर न्यूट्रोफिल काउंट का डिक्रीज वाली कंडीशन देखने को मिलेगी तो उसको बोलेंगे न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, न्यूट्रोपीनिया। कितनी कम हो जाए तब बोलेंगे 2000 पर माइक्रोलीटर से, क्योंकि नॉर्मल रेंज हमने पढ़ी थी 2000 से लेकर 7500 न्यूट्रोफिल पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 7500 से ज्यादा है तो न्यूट्रोफिलिया, 2000 से कम है तो न्यूट्रोपीनिया। अब कौन सी कंडीशन में कम हो सकती है, कौन सी में बढ़ सकती है। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिलिया यानी कि न्यूट्रोफिल काउंट का बढ़ जाना, और न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोफिल काउंट का कम हो जाना। तो कई सारी कंडीशन है, सारी याद नहीं रखनी है, मेन आप याद रख सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी सेल बढ़ती है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कौन सी सेल बढ़ती है, तो मेनली न्यूट्रोफिल बढ़ती है। वैसे तो लगभग कई सेल बढ़ती हैं लेकिन मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ती है। ये एक क्वेश्चन जो है एम्स पूछ चुका है, ठीक है, एम्स ने पूछा था 2021 वाले एग्जाम में। एक्यूट इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरियल, देखो वैसे दूसरे इन्फेक्शन में भी न्यूट्रोफिल बढ़ सकती है, जैसे फंगस का है, पैरासाइट का है, कुछ एक वायरस का है, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना, सबसे पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं, ठीक है। न्यूमोनिया न्यूमोनिया उसके बाद पोलियो, यूरीमिया, डायबिटीज कीटोसिस, बर्न के केस में, गाउट के केस में और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल काउंट को बढ़ा हुआ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन कंडीशन आपको याद रखनी है। न्यूट्रोपीनिया यानी कि न्यूट्रोफिल काउंट कम हो जाना, इन्फेक्शंस में हो सकता है, जैसे टाइफाइड फीवर में हो सकता है, मीजल, मलेरिया, काला अजार, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उसके साथ साथ अपने पास कुछ एक ड्रग्स के साइड इफेक्ट की वजह से भी न्यूट्रोफिल काउंट कम हो सकता है। और हिमेटोलॉजिकल कंडीशन, ए प्लास्टिक अनीमिया जहां पर भी मिलेगा वहां पर सेल काउंट कम रहेगा, क्योंकि ए प्लास्टिक अनीमिया में सेल बनेगी नहीं, ठीक है। ए प्लास्टिक का मतलब है कि वहां पर बोन मैरो काम नहीं कर रही। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद करोगे, ए प्लास्टिक अनीमिया मींस सेल की कमी हो जाना, ठीक है। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में ऐसा दिखे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सेल काउंट कम होगा, तो ए प्लास्टिक अनीमिया मिल जाए तो वहां पर सेल काउंट कम मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद एसएलई और एनाफाइलेक्टिक शोक, ठीक है। तो मेन आप याद रख लेना यहाँ से। उसके बाद आएगा अपने पास लिम्फोसाइट काउंट में अगर गड़बड़ी हो जाए, क्या गड़बड़ी, या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए। तो बढ़ गई तो लिम्फोसाइटोसिस और कम हो गई तो लिम्फोसाइटोपिनिया या फिर लिम्फो
पीनिया, ठीक है। कितनी ज्यादा? 4000 पर माइक्रोलीटर से ज्यादा। कितनी कम? 1500 माइक्रोलीटर से कम। 1500 पर माइक्रोलीटर से कम। कौन कौन सी कंडीशन में बढ़ेगी घटेगी? तो लिम्फोसाइटोसिस यानी कि लिम्फोसाइट का बढ़ जाना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल रहेगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के केस में प्रेडोमिनेंट लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला एग्जांपल आपको याद रखना है, टीबी के केस में लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। उसके बाद वायरल हेपेटाइटिस में और इन्फेक्शियस न्यूक्लियोसिस के केस में भी ये लिम्फोसाइट बढ़ जाती है। कम किस में होगी? एप्लास्टिक एनीमिया में। एड्स में जैसे हम पढ़ते एड्स में कौन सी सेल सबसे कम होती है, ये भी पूछा जाता है। तो टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल को मेनली एड्स अफेक्ट करता है, ये हम पढ़ते हैं। टी हेल्पर सेल जो होती है वो CD4+ सेल होती है, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होती है वो CD8+ सेल होती है। तो यहाँ से ये 3-4 कंडीशन आपको याद रखनी है। एक्यूट इन्फेक्शन में जैसे पर्ट्यूसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और हेपेटाइटिस। उसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन में ट्यूबरकुलोसिस याद रख लेना। सिफिलिस याद रहे तो सेकेंडरी सिफिलिस में भी ये लिम्फोसाइटोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद मोनोसाइट्स, अगर मोनोसाइट्स का काउंट नॉर्मल काउंट से बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे मोनोसाइटोसिस। अभी MPHW एग्जाम जो लिया था HSSC ने, उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था शायद कि मोनोसाइटोसिस किस कंडीशन में देखने को मिलती है। तो ये एग्जांपल देख लेना। मेरे को वहां पे क्या क्वेश्चन में क्या ऑप्शन थे वो याद नहीं अभी। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मोनोसाइट बढ़ेंगे? ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में लिम्फोसाइट्स मेनली बढ़ते हैं और मोनोसाइट्स भी बढ़ते हैं। सिफिलिस में बढ़ते हैं। प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन जैसे कालाजार है, मलेरिया है, ट्रिपेनोसोमा है, ट्रिपेनोसोमियासिस है। तो ये अपने पास क्या आ गया? ये मोनोसाइटोसिस की कंडीशन आ गई। उसके बाद मल्टीपल माइलोमा जो है, जो कि प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, जो कि प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है, उस केस के अंदर भी क्या देखने को मिलती है? मोनोसाइट बढ़ी हुई देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है, ये भी आप याद कर सकते हो। लोड नहीं लेकर के चलना, इतने सारे एग्जांपल ये सारे याद नहीं होंगे। तो जो हाईलाइट कर रखे हैं या जो आपने पहले पढ़ रखे हैं, जो कॉमनली आप याद कर सकते हो, सिर्फ वही याद करने हैं। ज्यादा बर्डन यहाँ पे आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने एग्जांपल सबको पता नहीं होंगे सारे याद। तो मेन मेन या मोस्ट कॉमनली जो है सिर्फ वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद इयोसिनोफिल काउंट अगर बढ़ गया तो इयोसिनोफिलिया, और इयोसिनोफिल काउंट अगर कम हो गया तो इयोसिनोपीलिया। तो इयोसिनोपीनिया किस में देखने को मिलेगा? अगर स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि स्टेरॉइड ले रहा है कोई, उस केस में इयोसिनोफिल काउंट कम हो सकता है। इयोसिनोफिल काउंट बढ़ता कब है? इसकी दो मेन कंडीशन जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहली एलर्जी के केस में, और दूसरा पैरासाइट के इन्फेक्शन के केस में, और तीसरा अपने पास स्किन डिजीज में भी ये देखने को मिलता है। तो 3 याद रखने हैं, एलर्जी, पैरासाइट और स्किन डिजीज। अब एलर्जी, एकदम से आपको एलर्जी बोल दिया जाए तो पता है आपको, हाइपर सेंसिटिविटी आ गई, ब्रोंकियल अस्थमा आ गया, ठीक है, अर्टिकेरिया आ गया, हे फीवर। ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में पढ़ते हैं। तो सारी एलर्जी जो आ गई अपने पास, टाइप 1 का कोई एग्जांपल आ जाए तो इयोसिनोफिल काउंट को बढ़ा देना आपने, ठीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शन के केस में क्या देखने को मिलेगा? इयोसिनोफिलिया देखने को मिलेगा। और स्किन डिजीज जैसे पेम्फिगस, ठीक है, उसमें क्या देखने को मिलेगा? इयोसिनोफिल काउंट ज्यादा देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। बेसोफिलिया, बेसोफिल काउंट के अंदर इंक्रीज हो जाना, उसका नॉर्मल से ज्यादा नंबर पाए जाना, क्या बोला जाएगा? बेसोफिलिया बोला जाएगा, ठीक है। और ये किस में देखने को मिलेगा? CML, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में देखने को मिलेगा। पॉलीसाइथीमिया में देखने को मिलेगा, ये याद रख लेना। उसके बाद एक आप ये रख सकते हो, होगकिंस डिजीज, ठीक है। बस यही याद रख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं इतना खास कुछ। तो ये था अपने पास पेरिफेरल ब्लड फिल्म, उसकी स्टेनिंग के प्रोसीजर और प्रिंसिपल के बारे में। और उसके बाद हमने पढ़ा है नॉर्मल रेंज क्या है और उसकी अबनॉर्मल कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज द रिकमेंडेड एंगल बिटवीन माइक्रोस्कोप स्लाइड एंड स्प्रेडर स्लाइड ड्यूरिंग ब्लड फिल्म प्रिपरेशन, कितनी एंगल को हम रिकमेंड करते हैं? 10 से 20, 15 से 25, 30 से 45 या 45 से 60? तो अभी मैंने बताया था अगर रेंज पूछी जाए तो 30 से 45 डिग्री रहेगा, ऑप्शन सी। आइडियल 30 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। आइडियल कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा। उसको बढ़ा देंगे
किस केस में? अनीमिया के केस में। उसको कम कर देंगे किसके केस में? पॉलीसाइथीमिया के केस में। ठीक है, ये दो कंडीशन अभी हमने पढ़ी थी। एंगल को कम कब करते हैं, बढ़ाते कब है। उसके बाद थिकनेस ऑफ ब्लड स्मीयर डिपेंड अपॉन, थिकनेस जो रहेगी ब्लड स्मीयर की वो किस पे डिपेंड करेगी? तो कितना प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है स्प्रेडर के द्वारा, कितनी स्पीड है स्प्रेडिंग की, कितना एंगल है ग्लास स्लाइड और स्प्रेडर के बीच में, और ऑप्शन डी जो है सारे के सारे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, सभी के ऊपर डिपेंड करता है, ये अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज ए वेल मिक्स्ड फ्रेश ब्लड सैंपल फॉर ब्लड फिल्म प्रिपरेशन। जब भी हम ब्लड फिल्म को प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम पे या तो हम फ्रेश ब्लड सैंपल यूज करें या फिर वेल मिक्स्ड ब्लड को यूज करें। क्यों? टू प्रिवेंट कोएगुलेशन, टू एंश्योर एक्यूरेट स्टेनिंग, टू अवॉइड hemolysis, to obtain a representative sample of blood cells। तो जब भी हम जनरली सैंपल लेते हैं तो सबसे पहले सैंपल को लेते, ये कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था, जब सबसे पहले हमने सैंपल को लिया और ईडीटीए वाइल के अंदर हमने उसको डाल दिया, तो सबसे पहले जब हम उसको मिक्स करते हैं, कल हमने पढ़ा था कि उसको 8 बार इन्वर्ट किया जाता है, ईडीटीए वाइल को इन्वर्जन टाइम उसको बोलते हैं। तो 8 बार इन्वर्ट करते हैं, क्यों? ताकि ईडीटीए उसके अंदर आसानी से घुल जाए और वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसमें अच्छे से मिक्स हो गया यानी कि उसको क्लॉट होने से बचाएगा। वो मकसद था अपना मिक्स करने का कि हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लॉट होने से बचा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब भी हम सीबीसी या फिर कोई टेस्ट परफॉर्म करेंगे होल ब्लड से, तो हम उसको दोबारा से मिक्स करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने ब्लड सैंपल को ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रख रखा है तो प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और अपनी ब्लड सेल नीचे चली जाएगी। फिर मान लेते हैं हमने क्या किया, इस सैंपल को उठाया, कुछ टाइम के लिए पहले सैंपल को रख दिया, फिर उठाया और इसका सीबीसी लगा दिया विदाउट मिक्सिंग, तो क्या होगा? तो क्या होगा, अपनी मशीन जो है उसको प्लाज्मा को एस्पिरेट कर लेगी, तो ब्लड सेल तो गई नहीं, तो काउंट तो डिक्रीज आएगा या आएगा ही नहीं। तो क्या करें कि हमको एक्यूरेट रिजल्ट मिले, या फिर अपना सैंपल जो मशीन उठाए या फिर हम उठाएं अपने फिल्म अपने पास पेरिफेरल ब्लड फिल्म को प्रिपेयर करने के लिए, तो क्या करें कि वो जो ड्रॉप हम उठाएं उसके अंदर सारी की सारी सेल एक्चुअल कंपोजिशन में आए अपने पास। तो उसके लिए हम क्या करें, उसको मिक्स करेंगे तभी तो ये ऊपर जो प्लाज्मा आ रखा था वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ब्लड सेल्स के साथ, और एक्चुअल में जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है वही कंपोजिशन उस ब्लड की तब हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टू ऑब्टेन ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ ब्लड सेल, जो एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसकी एक्चुअल कंपोजिशन क्या है, कितने रेड ब्लड सेल हैं, कितने व्हाइट ब्लड सेल हैं, कितने प्लेटलेट हैं, कितने व्हाइट ब्लड सेल अलग अलग टाइप के हैं, न्यूट्रोफिल कितने हैं, बेसोफिल कितने हैं, यूसिनोफिल कितने हैं, लिम्फोसाइट कितने हैं और मोनोसाइट कितने हैं। तो एक्चुअल में अगर हमको पता करना है तो ब्लड को अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर पहले से लेकर रख रखा है तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, ऊपर जो है अपना डाइल्यूट सैंपल रहेगा, नीचे वाला कंसंट्रेटेड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following staining technique is commonly used for blood film examination? ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन के लिए कॉमनली कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग, रोमनोस्की स्टेनिंग या फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेनिंग। तो अभी हमने पढ़ा था ब्लड फिल्म के लिए रोमनोस्की स्टेन जो है दैट इज यूनिवर्सल स्टेन, यूनिवर्सल है। रोमनोस्की स्टेन के कई सारे टाइप हमने पढ़े थे, उसमें से सबसे सिंपल जो रहेगी, सिंपलेस्ट, वो रहेगी जेनर। कौन सी रहेगी? जेनर। मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो रहेगी वो रहेगी जिम्सा। कौन सी रहेगी? जिम्सा। लेकिन हम कॉमनली जो यूज करते हैं इन दोनों के बीच की रहेगी, और कौन सी है? लीसमैन स्टेन। कौन सी है? लीसमैन स्टेन जो है वो हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली या यूनिवर्सली यूज्ड अगर पूछ लिया जाए तो रोमनोस्की स्टेन। रोमनोस्की स्टेन के अंदर टाइप भी होते हैं, तो उसके अंदर कौन सी यूज होती है? लीसमैन स्टेन यूज होती है सबसे ज्यादा। इन विच ऑर्डर आर द स्टेप्स टिपिकली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्लड फिल्म प्रिपरेशन? ये जो 3 स्टेप दिए गए इनको सीक्वेंस में अरेंज करना कि सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे ड्यूरिंग ब्लड फिल्म प्रिपरेशन। तो सबसे पहले स्टेनिंग करेंगे, फिर फिक्स करेंगे, फिर स्प्रेड करेंगे। जी नहीं, सबसे पहले स्प्रेडिंग करेंगे, ठीक है, स्टेनिंग, फिर स्टेनिंग करेंगे, फिर फिक्सिंग करेंगे। नहीं, फिक्सिंग पहले होगी स्टेनिंग से।
सबसे पहले फिक्सिंग करेंगे फिर स्प्रेडिंग करेंगे? नहीं, पहले स्प्रेडिंग होगी फिर फिक्सिंग होगी। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। सबसे पहले ब्लड को स्प्रेड करेंगे, फिर उसको फिक्स करेंगे, फिर उसकी स्टेनिंग करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। ये सीक्वेंस रहेगी स्प्रेडिंग, फिक्सिंग, स्टेनिंग। नेक्स्ट, विच एडिशनल स्टेप इज फॉलोड इन थिक स्मीयर स्टेनिंग विद रिस्पेक्ट टू थिन ब्लड स्मीयर? दो स्मीयर हमने बनाए हैं, थिन ब्लड और थिक स्मीयर। जो थिक स्मीयर की स्टेनिंग प्रोसेस रहेगी वो सेम रहेगी थिन ब्लड स्मीयर की जैसी, लेकिन एक एडिशनल स्टेप यहां पर देखने को मिलेगा। और वो एडिशनल स्टेप क्या रहेगा? डी हीमोग्लोबिनाइजेशन। जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा रेड ब्लड सेल के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहेगा उसको रिमूव करना है। हीमोग्लोबिन को रिमूव करना है ताकि हम पैरासाइट को डिटेक्ट कर सके। जैसे पैरासाइट मान लेते अपने पास मलेरिया जो है, मलेरिया का जो पैरासाइट रहेगा वो कहां पर मिलेगा? वो रेड ब्लड सेल के अंदर मिलेगा, रेड ब्लड सेल के अंदर मिलेगा। और रेड ब्लड सेल के अंदर वो है तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इंटरफेयर करेगा, उनको देखने से रोकेगा। तो हम क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन को बाहर निकाल देंगे और आरबीसी के अंदर हम पैरासाइट को अच्छे से देख सकेंगे। तो इस करके हम हीमोग्लोबिन को रिमूव करने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन को रिमूव करने के लिए 10 मिनट के लिए इसको डिस्टिल्ड वाटर में रखा जाता है अपने स्मीयर को। ठीक है, तो एडिशनल स्टेप क्या होता है? डी हीमोग्लोबिनाइजेशन होता है इन केस ऑफ थिक ब्लड स्मीयर। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां से आप ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट एक बार रिवाइज कर लें। कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक में है तो कमेंट कर देना इस वीडियो पे और मैं जवाब दे दूंगा वहां पे, कोई भी आपका डाउट रहेगा तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक एक बार आप इसको अच्छे से कवर कर लो। और एचएसएससी एग्जाम के लिए अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है, जो कि प्लेलिस्ट अपने इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे जो है, एक अपने इस चैनल की प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो वहां पे एक स्पेशल प्लेलिस्ट है एचएसएससी लैब टेक्नीशियन नाम से। तो वहां पर इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो ऐड कर रखी है अकॉर्डिंग टू एचएसएससी लैब टेक्नीशियन सिलेबस। तो एक बार वहां पर जाकर के बाकी क्लासेस भी आप कंप्लीट कर लें। मैं जल्द ही मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।